और लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सरोज पांडे से बात की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। क्या कुछ कहना है सरोज पांडे का, आपको सुनवाते हैं। चुनाव में जब टिकट मिलता है और प्रचार किया जाता है तो वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी होता है। और इस भरी गर्मी में जब हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक सभाएं करना, लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना, उनकी समस्याएं सुनना, ये सब कुछ किया जा रहा है। एक सभा से अब दूसरी सभा की तरफ हमारा ये सफर शुरू हो गया है सरोज जी के साथ में। और जरा आप कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनता है जो इस माध्यम से भी उनको सुनना चाहती है। सरोज जी, बेहद ही स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज पर। चुनौती आपको लग रही है या नहीं लग रही है? नहीं, कांग्रेस को मैं कोई चुनौती नहीं मानती। और इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसलिए कोई चुनौती कांग्रेस आज प्रस्तुत कर पाए ऐसी स्थितियां नहीं है। 2019 में जबकि पूरे देश में मोदी जी की लहर थी, उस समय भी कोरबा और बस्तर दो ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस के पाले में आई। आपको लगता है इन 5 सालों में ऐसा कुछ बदल गया है कि इस बार 11 की 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी अपने दामन में ले आई? पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे, और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों के बीच में, और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष थे चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो बहुतायत मिला। और इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण एक हुआ कि समय बहुत कम मिला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपनी बातें रखने का। तो इसलिए पिछली बार का जो परिणाम था वो इस बार रिपीट होगा, वैसी परिस्थितियां बन ही नहीं पाई हैं। इस बार परिदृश्य बहुत अलग है, इसलिए इस बार 11 की 11 सीटें आएंगी, क्योंकि वो परिदृश्य बहुत बदल गया है। कांग्रेस अपने अस्तित्व को खोज रही है। चरणदास महंत जी स्वयं नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी पत्नी पिछले 5 साल में आई नहीं है। उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है। इनके कार्यकाल में 2-2 कलेक्टर भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। जो डीएमएफ फंड में और कोयला में, वो कलेक्टर जेल में आज तक हैं। तो बहुत साफ और स्पष्ट बात है, इनके मंत्री स्वयं डीएमएफ फंड पर कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते रहे, सांसद चुप रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर इनके चुप्पी भी रहस्यमय है। तो मैं मानती हूँ कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं और जनप्रतिनिधि हैं, फिर आप क्यों चुप रहे? ऐसा क्या कारण रहा कि आप चुप रहे? हमने देखा कि भूपेश बघेल, उन्होंने अपना इस बार क्षेत्र ही बदल लिया है। आपको लगता है उनको भी कोई डर है, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका सीट बदलकर राजनांदगांव पहुंचना, आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ हलचल है? अब इनके पार्टी का निर्णय है, कोई कहीं लड़ने को ही नहीं तैयार है कांग्रेस में, तो जिसे जहां लड़ाया जा रहा है वो वहां जा रहे हैं। मैं जब लोगों से बात कर रही थी रास्ते में आते हुए आपके क्षेत्र के, तो मैंने उनसे जब आपके बारे में जानना चाहा तो 3 बातें लोग बोल रहे हैं। एक, आपकी साफ सुथरी छवि, एक कि आप जो वादे करती हैं वो पूरा करने की ताकत रखती हैं, और तीसरा, पार्टी में आपका एक अच्छा खासा पैठ है, एक तरीके से जो जनता के बीच में जाती हैं आप, संगठन में पैठ है। आपको लगता है वाकई में जो जनता सोच रही है वो 3 बातें अहम है? जनता का विश्वास है, ये मेरे लिए बहुत अहम है, और जनता के विश्वास में मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करती हूँ। ये बात एकदम तय है कि मैं जो कहती हूँ मैं उस पर अडिग रहती हूँ, चाहे उसमें नुकसान ही हो जाए। तो जो बात मैंने जनता से वादा किया है वो बात मैं पूरा करूंगी, और देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद रहेगा तो वो जितने बातें हम कहते हैं वो सब बातें पूरी होंगी। और उसमें मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी खुद जनता के लिए बहुत सी चीजें दे रहे हैं। सरोज जी, आपने अभी जब स्पीच दे रही थी तो महतारी वंदन आपने जो बात कही, सामने जो प्रत्याशी है कांग्रेस की वो भी महिला है, और जब महतारी वंदन की बात होती है तो खुद को आप कांग्रेस से या उनकी महिला नेत्री से ज्यादा आगे कैसे पाती हैं? महतारी वंदन, हमने 12,000 रुपए की बात कही, साल में 12,000 रुपए देंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में था, भाजपा के घोषणा पत्र में था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि हम 15,000 रुपए देंगे। जनता ने 12,000 पे विश्वास किया, 15,000 पे नहीं किया। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे। तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि आपकी सरकार यहाँ है नहीं, आपकी सरकार ऊपर बनने वाली नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आप जनता को भरमा रहे हैं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो आप लोगों को गलत बता रहे हैं। ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है और लोगों को ये बात पता होती है। महतारी वंदन योजना से वो हमारे यहाँ शुरू हो गई,
इन्होंने पिछली बार भी ये कहा था कि हम 500 रुपए देंगे, वो हम जोहते रह गए। 500 रुपए किसी को मिला नहीं। शराबबंदी करेंगे, वो हुआ नहीं। पेंशन योजना में पैसा बढ़ाएंगे, वो हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ 75 साल से ज्यादा लोगों को 1500 रुपया देंगे, वो हुआ नहीं। तो इन्होंने महिलाओं को पिछली बार ठगा। उन विषयों को भी हम कहते हैं। और महतारी वंदन योजना लागू हो गई। 1000 रुपया 2 बार मिल चुका है। 1 तारीख को फिर से तीसरी बार मिलेगा। साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। तो मोदी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी का मतलब है पूरे होने की गारंटी, और इसलिए ये बात अलग है। एक नया मुद्दा अब जो चल रहा है वो है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो माताओं बहनों का मंगलसूत्र तक वो बेच देंगे, गिरवी रख देंगे। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है अब ये इतना अहम है जो कि अब चुनाव में सब लोग इस बारे में सोच रहे हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करी, और वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश बहुत पीछे गया। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने बहुसंख्यक वर्ग के हितों पे आघात किया, और वो आघात लगातार होता रहा, क्योंकि इन्हें वोट जहां से मिलते थे ये उसको वोट के कारण इन्होंने उसकी तुष्टीकरण करी बार बार। ये बात लोगों के जेहन में है। और देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी जाति विशेष को नहीं बढ़ावा देते। उनका प्रयास है, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, कि सर्वधर्म समभाव के साथ हम आगे बढ़े, सभी को साथ लेके आगे बढ़े, सबका साथ हो, सबका विकास हो, और उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हटकर देश हित की बात हो, और ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी फिर से तुष्टीकरण की राह पे चली है, और मंगलसूत्र बहनों के बिक जाएंगे, इसमें दो मत नहीं। कांग्रेस कह रही है कि अहम मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन बीजेपी कभी उस पर चर्चा नहीं करती है। 70 साल के बाद में इस विषय पर बात करते हुए कांग्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे लगता है उनकी बुद्धि और विवेक का दिवालियापन है ये, कि वो इस मुद्दे की बात करते हैं। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या किया? 10 वर्षों में भारत का परिदृश्य बदला है। आज मजबूत भारत दिखाई देता है, सबल भारत दिखाई देता है। 10 वर्ष पहले मैं उस समय सांसद रही हूँ। मनमोहन सिंह जी को हमने देखा है, घोटालों की सरकार थी। रोज एक मंत्री इस्तीफा हम मांगने के लिए सदन में खड़े रहते थे, तो घोटाले ही घोटाले थे। उस समय महंगाई कहाँ पर खड़ी थी? मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उसके बाद वो कहाँ पर रहे? मुझे लगता है कि इस विषय पर कांग्रेस को बात करने के पहले एक बार पुराना पन्ना पलटना चाहिए। क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात कही, भूपेश बघेल से जब भी बात करो तो वो कहते हैं कि ईडी सीबीआई का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कि सारे लोग जो है कांग्रेस मुक्त एक तरीके से देश हो जाए, जबकि आपकी पार्टी में अभी हमने बात की सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही लोग आ रहे हैं। तो आपको लगता है वो पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज है? जिनके ऊपर आरोप है उनको जिस दायरे में आना चाहिए, और ये संस्थाएं स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, ये अपने आप निर्णय करती हैं, इस पे कोई सरकार का दबाव नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी लगातार, उनका तो इतिहास ही रहा है, नेहरू जी से शुरू होके अभी तक ये चल रहा है, और अभी सब केवल जमानत में बाहर हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जमानत में बाहर हैं, कुछ लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, कोई जेल जा रहे हैं, कोई बाहर आ रहे हैं। तो जब आरोप है तो कानून तो अपना काम करेगा। और भूपेश बघेल जी को इतना डर क्यों लगता है? महादेव ऐप पे वो क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने पिछले 5 साल की सरकार में क्या किया? कुछ बहुत से निर्णय हैं, बहुत सी बातें हैं। इस परिस्थितियों में क्यों आ गए कि 5 साल के बाद जनता ने उनके खिलाफ वोट किया? सरोज जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, आपके नाम पर तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बने हुए हैं कि दुर्ग से एक ही साल में 3 पदों पर आप रही। मतलब पहले आप विधायक तक पहुंची, फिर सांसद तक पहुंची, और उससे पहले भी तमाम चीजें रही, और उसके बाद अगर सांसद के तौर पर राज्यसभा का देखा जाए वो भी आप ही के नाम पर रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ की पहली। तो इतने रिकॉर्ड रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे राष्ट्रीय सवाल पूछ रही हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा जो आपने बात कही, उन्होंने कल कहा, बड़ा इमोशनल उन्होंने एक अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या बीजेपी जो बात कह रही है, मेरी माँ का मंगलसूत्र तो इस देश के नाम गया था। इंदिरा गांधी ने तो अपना सोना जो है वो जब लड़ाई हुई थी तो उसको गिरवी रख दिया था। तो हमारे परिवार ने तो ये सब किया है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या कहना चाहती हैं? किसी की शहादत का हम अपमान नहीं करते, लेकिन वो कहना क्या चाहती हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से इनकी जो नीतियां रही हैं वो नीतियां तुष्टीकरण की हैं, और उन नीतियों के कारण देश का बहुसंख्यक वर्ग, उनके हितों पर आघात होता है। आप समभाव से क्यों नहीं देखते?
हम उनकी बात करते हैं। और अगर संभाव से देखेंगे तो सबको मौका मिलेगा। आपको लगता है कि ये जो इस तरीके की बातें हैं सिर्फ इमोशनल कार्ड लगाने की? इमोशनल कार्ड है और मुझे लगता है कि इस पर कोई बहुत यानी इमोशनल कार्ड ही है, एक तरह से मान सकती हूँ। इसके सिवाय और कोई विषय नहीं है। वो बार बार ये बातों को कहती हैं, उनका भी कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। उनको भी एक बार अपने रिकॉर्ड को पुराने पलटना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग आदिवासी ट्राइबल लोग काफी भोले भाले हैं, जिनके बीच में अभी आप थी, उनको माना जाता है। ऐसे आरोप लगे कि कांग्रेस ने इतने साल तक उनको ठगा, ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में भी। इस पर आपको क्या लगता है कि जब ये बात होती है तो वो क्या ठगा है? निश्चित तौर पर उन्होंने नेतृत्व के लिए ऐसे लोगों को आगे आने नहीं दिया जो यहाँ के मूल निवासी थे। कुछ ही वर्ग विशेष के बीच में ही ये विषय रह गया और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन लोगों को नेतृत्वकर्ता के तौर पर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। जो कुछ लोग थे उन्होंने छत्तीसगढ़ी नॉन छत्तीसगढ़ी का इश्यू केवल अपने लिए किया और उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार का एक यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार बहुत रहा। और पिछले 5 साल में यहाँ की सरकार ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दिया, तो ये पिछले बार भी हुआ, पिछली सरकारों में भी हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार जीती। लेकिन पिछले 5 साल में भूपेश जी की सरकार थी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 2 कलेक्टर अंदर गए, कोयला की चोरी हुई, गोबर में घोटाला हुआ। इन्होंने घोटाले के लिए कोई मद नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। महिलाओं के लिए गोबर गोठान बनाया, उसमें उन महिलाओं को ठगा। तो इन्होंने हर जगह पर झूठ बोला, गलत बोला और भ्रष्टाचार का तो आलम ये रहा कि आज तक ये उससे बाहर नहीं हो पाए हैं। 2 कलेक्टर अंदर हैं, जेल में हैं, अन्य अधिकारी अंदर हैं, IAS अधिकारी अंदर हैं और अभी तक वो बाहर साल भर से ऊपर हो गया, बाहर नहीं आ पाए। तो ये भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है? अहम मुद्दा है, बिल्कुल है। और कोयला चोरी तो मेरे ही क्षेत्र का है, जिस पर लोग अंदर हैं। वो कोयला चोरी में लोगों को, वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको काम करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। 25 रुपए टन तक की बात होती थी और लगातार कहाँ पर गया, क्या हुआ, ये तो बहुत सारे विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार हर जगह पे रहा। कोयला नहीं छोड़ा इन्होंने गोबर नहीं छोड़ा, इन्होंने महिलाओं से जो रेडी टू ईट का था वो वापस ले लिया। उन छोटी छोटी समूहों में उन्हें पैसा मिलता था, उसको उन्होंने एक शराब ठेकेदार को दे दिया। तो इनके पास भ्रष्टाचार का बहुत इशू रहा। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा हुआ और जब राज्य में आप विकास की बात करती हैं तो वो कौन सा? वो केंद्र का विकास होता है जो केंद्र सरकार ने कराया, जो अभी कम ही समय मिला है राज्य में आपकी सरकार को दोबारा से आए हुए, तो उसका विकास होता है। 4 महीने हुए हमारी सरकार को आए। हमारी सरकार ने जो किसानों का बकाया बोनस था, मोदी जी की गारंटी थी, वो पूरा किया। किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो बोनस उन्हें दिया। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य था, वो लागू किया। महिलाओं को महतारी वंदन योजना में पैसा मिलना था, वो उनके खाते में पहुंच गया। 4 महीने में हमारी सरकार ने जो बातें कही थी और 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा वो पूरा किया। 18 लाख महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री आवास होना था, तो 18 लाख लोगों को इन्होंने पिछले 5 वर्षों से उस पर केवल प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इसलिए उन्होंने वो आवास योजना लागू नहीं करी। उसको विभिन्न जगहों पे उलझा दिया कि आपके यहाँ पर कम पैसा है, ज्यादा पैसा है, और लोगों को मकान नहीं मिले। गरीबों का मकान के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आज हमारे यहाँ चालू हुई है। अभी भी आप सुन रही थी प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग किस प्रकार से बात करते हैं। तो उनकी बहुत मूलभूत चीजें हैं। बिजली की समस्या है, आज भी आप बहुतायत मेरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बिजली की समस्या दिखाई देती है। ये हम ऊर्जा नगरी में रहते हैं, हम पूरे देश में बिजली देते हैं और हमारे यहाँ पर ही सूखा पड़ा हुआ है, बिजली की समस्या बहुत है। तो ये सब चीजों को पिछले 5 सालों में इन्होंने बिगाड़ दिया और लगातार उस पर भ्रष्टाचार के कारण निर्णय नहीं हो पाए। आपकी जो राइवल हैं वो जगह जगह आपके बारे में ये प्रचार कर रही हैं कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं, ये कोई मुद्दा है क्या? मुझे उनके विवेक और बुद्धि पर थोड़ा तरस आता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी वायनाड जाके क्यों लड़ते हैं, अमेठी में क्यों लड़ते हैं, और सोनिया गांधी यहाँ की हैं। कांग्रेस को ये बात सोचना चाहिए और कांग्रेस को ये बात समझना भी चाहिए कि ये राष्ट्रीय परिदृश्य का चुनाव होता है और स्वयं कांग्रेस की जो सांसद है वो इस लोकसभा की नहीं है, वो बगल के लोकसभा की है, वो भी बाहरी हैं। मुद्दे से वो ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं, मुद्दे पे बात नहीं करती, विकास पे बात नहीं करती, और उन्हें अभी तक तो हमारे छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि वो जो बात कह रही हैं
और जिस प्रकार से उनके पति जिस भाषा में बात करते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी हाना की बात कही और हमारे प्रधानमंत्री जी पे उन्होंने जिस भाषा का उपयोग करके जो बातें कही हैं, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि उनकी मोहब्बत की दुकान में कौन सी लाठी बिकती है? उनकी मोहब्बत की दुकान में क्या लोगों को मरने के लिए कस्में खाई जाती हैं? ये इनके यहाँ के नेता कहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि उनकी मोहब्बत की दुकान में क्या मिलता है। सदन में जाके वो प्रधानमंत्री जी के गले लटक जाते हैं। तो बहुत साफ और स्पष्ट बात है कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और यहाँ पर चरणदास महंत जी अब हार जब उन्हें दिखाई दे रही है तो उनकी बौखलाहट शब्दों में दिख रही है। और प्रधानमंत्री पद जैसे वो केवल पार्टी की नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। चलते चलते एक सवाल मैं आपसे जरूर जानूंगी, जनता आपको इस बार चुने, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इस बार जनता से अपील करें? मैं जनता से जरूर अपील करूंगी कि देश के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करें, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए वोट करें और देश के प्रधानमंत्री जी जिस भाव के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए 2047 में विकसित भारत तो विकसित कोरबा के लिए भी आप वोट करें।